डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, CIRCUIT। एक्चुअली किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ। ओके, सबसे पहले सर कैरिकुलम क्या है इस चैप्टर का, दौड़ का मैदान, वो पिच क्या है जिस पर हमको दौड़नी है। मैं आपको बता दूं कि मेनली हमको सबसे पहले इसमें सेल जानना है, सेल क्या चीज़ है, और उसके बाद सेल का EMF समझना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेटा सेलों को कैसे कंबाइन किया जाए, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड ऑर्डर में। फिर हम लोग को थोड़ा सा सेकेंडरी सेल पढ़ना है, द्वितीयक सेल पढ़नी है, किरचॉफ के रूल्स पढ़ने हैं, उनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। इसके बाद किरचॉफ के 2 रूल्स को पढ़ने के बाद वीटी स्टोन पढ़ना है, मीटर सेतु पढ़ना है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, 2 लोगों के पोटेंशियल को कंपेराइज करना है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। इसके अलावा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पढ़ना है। इतना बहुत हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे किससे बेटा, इलेक्ट्रिक सेल से, कि क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक सेल को। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक सेल है क्या चीज़। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर ठीक है, ये बात समझ गए। तो एक ऐसी डिवाइस है सेल, इलेक्ट्रिक सेल। और सर क्यों इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर देती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है और इसमें जो सेल लगा दें, तो ये सेल ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब कि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्यों, ताकि किसी सर्किट में करंट या फिर चार्ज के फ्लो को कंटिन्यू रख सके, परमानेंट बनाए रख सके। मतलब सेल से जो एनर्जी मिलती है वो क्या करता है, किसी सर्किट में ऊर्जा के प्रवाह को सतत बनाए रखता है, आवेश के प्रवाह को सतत बनाए रखता है। सर आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं। आप याद करें कि जब भी आप किसी सर्किट के टर्मिनल्स के बीच एक सेल लगाते हो, प्लस और क्या करके माइनस, तो ये सेल एक्चुअल में क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इन टर्मिनल्स के बीच। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब W/Q, चार्ज को चलाने में, किसी चार्ज को चलाने में किया गया क्या बेटा, कार्य, वही एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कार्य का मतलब एनर्जी। तो ये एनर्जी प्रोवाइड किसने किया, किसने, सेल ने। क्योंकि जब तक तुमने सेल नहीं लगाया था तब तक तो कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, कोई चार्ज नहीं फ्लो हुआ। यानी सही मायने में कहें तो फिर एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है चार्ज को चलाने के लिए काम करना। वो काम या तो मैं करूंगा या तो सेल करेगा। अब अगर सेल करेगा तो सेल कैसे करेगा, एक्चुअल में सेल में कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उससे एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल एक ऐसा ही डिवाइस है। यानी अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या है, तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को नियत बनाए रखती है, कंटिन्यू बनाए रखती है, सतत बनाए रखती है, ब्रेक नहीं होने देती है। ठीक है। अब प्रश्न ये भी है सर कि सेल है क्या चीज़। मैं आपको मोटी मोटी अगर बात समझाऊं कि सेल क्या चीज़ है, तो आपको बता दूं कि किसी सेल को बनाने में हम 2 मेटेलिक रॉड्स लेते हैं, कम से कम 2 मेटेलिक रॉड्स लेते हैं, ठीक है ना। इनको एक लिक्विड में डिबो देते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जो रॉड्स होती हैं इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है, और इन रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इस लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। मैं आपको बता दूं इस रॉड और इस लिक्विड के बीच एक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा इस रॉड और लिक्विड के बीच। और केमिकल रिएक्शन होने पर क्या होगा कि इस रॉड में क्या हो जाएंगे, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लिक्विड में उतर जाएंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन किस में उतर जाएंगे, लिक्विड्स में। बस ये रॉड पट से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और इस रॉड और इस लिक्विड के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, तो इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और इस रॉड पर अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये रॉड हो जाएगी नेगेटिव,
ठीक, इस तरीके से इस पर हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, इस पर लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, यानी इस पर ज़्यादा इस पर कम पोटेंशियल, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब तुम वायर से जोड़ दोगे तो जान लो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेफिनेटली एक चार्ज फ्लो करने लगेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अब सबको पता है सर, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। अब सर एक बात समझने की ये है सर कि भैया हुआ क्या है, भैया मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में इस इलेक्ट्रोड और लिक्विड के बीच रिएक्शन जब होती है तो इलेक्ट्रॉन का यही जो हो रहा है ट्रांसफर, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें और इससे इलेक्ट्रॉन छड़ पर, इस तरीके से आवेशों की जो पूर्ति हो रही है, इसी ने हुआ क्या चीज़। अब ये सोचने की बात यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन इस पर उतरे, इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर उतरे, इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ रहे हैं। समझ सके इस चीज़ को, या फिर ऐसे कहो इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए फिर से इस छड़ में आ जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें उतर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इस पर जाने से इस तरह आ गए, ठीक है ना, और फिर करंट इसके कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। यानी इस तरीके से हमने क्या चीज देखा कि कुल मिलाकर के ये हुआ कि लिक्विड और इस छड़ के बीच एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन इस पर और इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर, इस तरीके परिपथ में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। ये जो तार लगाया गया हमने, चूंकि हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि भैया तार में जो है जो चार्ज, अब तार में क्या हुआ, जब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, तो तार में तो धारा बहने ही लगी, ठीक है ना। तो सर धारा बहने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बता दूं ये सब काम किया किसने, ये सब काम सेल ने किया। सेल ने किया कैसे सर, मैं आपको बताऊं सेल ने कैसे काम किया। एनर्जी कहाँ से आई सेल को, इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए या फिर इस सर्किट में करंट बहाने के लिए। अब आप ये सोचिए कि भैया ये जो सेल, अब आप ध्यान दें, ये जो छड़ है और ये जो केमिकल है, इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और आपके सर ने आपको 11th में पढ़ाया होगा कि हर रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है ना, एमिट होती है। वही जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है असल में, वही रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जा रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल जा रही है। आप सोच लीजिए अगर ये रिएक्शन ना होता तो क्या होता, इस पर पॉजिटिव ना आता, ठीक है ना, और इस पर पॉजिटिव ना आता तो ये हाई पोटेंशियल ना होता, ये लो पोटेंशियल ना होता, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना होता, तो कभी भी चार्ज फ्लो ना करता, कभी भी धारा ना बहती। यानी अल्टीमेटली धारा बहने का जो कारण है वो यही है कि रिएक्शन से पैदा होने वाली ऊर्जा प्रदान करना इन आवेशों को, जिससे ये आवेश क्या कर सकें, चल सकें, ठीक है ना। तो मैं कह सकूंगा कि सेल एक ऐसा यूनिट है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी रिएक्शन होता है और रिएक्शन के फलस्वरूप ही आवेश एक स्थान से इस तार में दूसरे स्थान पर जा पाया, ठीक है ना। तो हमको हुआ क्या, एक केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक करंट मिल गया। अगर केमिकल रिएक्शन ना होता लिक्विड और छड़ के बीच तो इसमें कभी करंट ना बहता, चूंकि ना इस पर प्लस आता ना इस पर माइनस आता। यानी अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें क्या बहने के, करंट बहने के, ठीक है ना। कि अगर कोई भी सर्किट है, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ये है कोई सर्किट है, सर्किट बना लीजिए, और ये सेल है, प्लस माइनस है। अब आप अगर इसको समझते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं, आपको पता है इसका विद्युत वाहक बल हम ई से दिखाते हैं, करंट फ्लो होगा, ये रेजिस्टेंस कितना है, आर है। और ये पूरी दुनिया जानती है इस चीज को कि क्या चीज भैया, कि किसी भी, अब करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, Q/T। किसी भी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, किसी भी सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क करना पड़ता है, ये सबको पता हुआ है। सर ये वर्क करता कौन है, चार्ज को जब तक आप सेल नहीं लगाओगे तब तक चार्ज नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये कार्य करता कौन है, सेल करता है। तो सर ये काम अगर सेल करता है, ठीक है, मैं ये बात समझता हूं, तो सेल को ये ऊर्जा कहां से मिली कार्य करने के लिए। सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को सेल जो है परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए उपयोग करती है, ठीक है ना। ठीक है सर, ये भी मैं समझ गया। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो बात यह है कि सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा के द्वारा सेल के द्वारा परिपथ में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है सर, एक चीज और भी है, तो क्या कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो सेल रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहेंगे अगर एक तरीके से देखा जाए कि सेल जो है भाई, सेल के अंदर है क्या क्या चीज, ये लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्ट, और इसके अंदर जो क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है। यानी सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोड और क्या चीज कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही किसमें, वैद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है ना, और इस तरीके से आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करती है। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा के द्वारा जो है पूरे परिपथ में धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को ही वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब एक प्रश्न ये है सर, क्या चीज, कि कुल मिलाकर ये रिजल्ट आ गया कि आवेश की प्रवाहित करने के लिए कुल ऊर्जा सेल के द्वारा दी जाती है। बिल्कुल सही है। तो सर मैं आपको बता दूं कि विद्युत वाहक बल का संबंध इसी ऊर्जा से ही है। क्या सर, इसी ऊर्जा से कैसे है? मैं आपको बता दूं कि एकांक आवेश को, पर यूनिट चार्ज को
ठीक है ना, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में। तो पूरे परिपथ में प्रवाहित करने का मतलब यहां बाहरी परिपथ में और प्लस सेल के भीतर भी, ठीक है ना। एकांक आवेश को सेल सहित मतलब सेल के अंदर भी और बाहर भी प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई क्या ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है, ठीक है बेटा। और मैं आपको बता दूं ये जो विद्युत वाहक बल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ई से दिखाते हैं। ये सेल का एक लाक्षणिक गुण है। सर लाक्षणिक गुण है, इसका क्या मतलब है, हम इस चीज को नहीं समझ पाए। ये कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी है, इसका मतलब नहीं समझ में आया, समझोगे। मैं आपको बताऊं लाक्षणिक गुण का क्या मतलब है। याद करो, मैंने एक थोड़ी सी बात करूंगा कि जब तुम लोग 10th लेवल में रहे होगे या फिर 11th में रहे होगे, 11th में तो नहीं कहूंगा, आप तो 12th में आ गया, जब 10th में रहे होगे तो एक चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है सर था। अब आप याद करो, अगर एक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये जो रिएक्शन होगा उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें 13.7 किलो कैलोरी क्या है जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है सर, ये बात सही है। मैं आपको कह दूं कि ये बताना जरा मुझे, अगर ये स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक हो जाए, एसिड अगर वीक एसिड हो जाए और अगर बेस स्ट्रांग ही रहे तो जो एनर्जी क्रिएट होती है 11.9 किलो कैलोरी। और अगर दोनों वीक हो जाए, स्ट्रांग वीक, एक भी स्ट्रांग रहे, एसिड भी वीक हो जाए और बेस भी वीक हो जाए, तो जो एनर्जी क्रिएट होगी वो 9 किलो कैलोरी से भी कम क्रिएट होगी, ठीक है ना। यानी निष्कर्ष क्या निकला, अब निष्कर्ष क्या निकला, एक बात सोच के बताओ। अगर मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल से निकलता है। पर किससे निकलता है, मोल से, ठीक है ना। हम कहते हैं मान लो 5 किलोग्राम स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और 5 किलोग्राम स्ट्रॉन्ग बेस लिया, 5 किलोग्राम, ठीक है ना, और दोनों को रिएक्शन करा दिए तो एनर्जी जो मिली वो 1 मोल से 13 कितना ही मिलेगी, 7 किलो कैलोरी ही मिलेगी। 1 मोल से 13 कितने किलो कैलोरी मिलेगी, 7 किलो कैलोरी मिलेगी 1 मोल से, लेकिन ठीक है ना, 1 मोल से 13.8 नहीं मिल जाएगा। अगर तुम इस 5 को 10 कर दो और इस 5 को भी कितना कर दो, 10 कर दो, तब भी 1 मोल से, इन दोनों के 1 मोल से जो एनर्जी मिलेगी वो 13 कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी। क्योंकि ये इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि तुमने 5 बोरा एसिड लिया है 5 बोरा बेस, मात्रा पर नहीं डिपेंड करती, ये नेचर पर डिपेंड करती है। और नेचर ये है कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। समझ सके इस चीज को। तो पर मोल से मिलने वाली जो एनर्जी है, पर मोल से मिलने वाली जो क्या है एनर्जी है, वो हमेशा सेम रहेगी जब तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, बेस रहेगा। हाँ, अगर एक वीक कर दो एक स्ट्रॉन्ग कर दो तो घट जाएगी। तो ये मेरा समझाने का मतलब क्या था। बहुत लोग लाक्षणिक गुण का मतलब ही नहीं समझ पाते। भैया 5 बोरा एसिड ले लो, 5 बोरा बेस ले लो, 1 मोल दोनों का जब रिएक्शन करेगा तो 13.7 ही मिलेगा। और आप 10 बोरा एसिड 10 बोरा बेस ले लिए, तब भी 1 मोल जब रिएक्शन करेगा, एक मोल दोनों का, तो 13.7 किलो कैलोरी मिलेगा, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ये कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी का मतलब है, ये लाक्षणिक गुणों का मतलब है कि मात्रा से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम हैं क्या इस पर डिपेंड करता है। 1 मोल से कितनी ऊर्जा निकलेगी किसी भी 2 रिएक्टेंट के रिएक्शन करने पर, 1 मोल से कितनी ऊर्जा निकलेगी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो है तो 50 बोरा को एक साथ रिएक्शन कराया हो। ये बात डिपेंड करता है 1 मोल से कितनी एनर्जी निकलेगी, किन 2 लोगों को रिएक्शन कराया जा रहा है। तो सेल के अंदर भी यही बात है भाई, जो है इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइट के बीच केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। इलेक्ट्रोड और प्लस इलेक्ट्रोलाइट के बीच केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा तुम्हारा ये छड़ है, यानी मात्रा से फर्क नहीं पड़ता, कितना ज़्यादा तुम्हारा ये लिक्विड है, 5 लीटर 20 लीटर 100 लीटर, इससे नहीं फर्क पड़ता। इससे फर्क पड़ता है ये कौन है और ये कौन है, और इनके रिएक्शन से इससे फर्क पड़ता है ये कौन है ये कौन है। ये राड 1 मीटर रहे और छड़ तुम्हारा, ये लिक्विड तुम्हारा 2, मतलब ये राड 1 मीटर रहे और ये लिक्विड तुम्हारा 2 लीटर रहे, तब भी इन दोनों के 1-1 मोल से जितनी एनर्जी निकलेगी, अगर ये राड 100 मीटर कर दो और ये 50 लीटर कर दो, तब भी इन दोनों के 1-1 मोल से, इसका 1 मोल इसका 1 मोल मिलकर के उतनी एनर्जी निकालेंगे जितना तब जब ये राड 1 मीटर था और लिक्विड 1 लीटर था। समझ गए, ये इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो एनर्जी मिलती है वही तो चार्ज को फ्लो कराती है और उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। कुल मिलाकर संबंध ऊर्जा से है और ऊर्जा डिपेंड करती है इन दोनों के नेचर पर, ठीक है ना, ना कि किस पर, क्वांटिटी पर इनके। ये एक लाक्षणिक गुण है ईएमएफ, जो एक सेल के लिए नियत रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि छड़ कितना बड़ा है, लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है ना, मात्रा पर तो निर्भर ही नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि मान लीजिए आपने पूरे सर्किट में, इस सेल ने पूरे सर्किट में, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, पूरे सर्किट में क्यू चार्ज को फ्लो करने में W जूल वर्क किया है, क्यू कूलाम को फ्लो करने में W जूल वर्क किया है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैपिटल E होगा। तो E इज इक्वल टू W/Q, और जूल पर कूलाम को वोल्ट कहते हैं।
समझ गए इस चीज को? ये रही बात। यानी विद्युत वाहक बल एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन सेल के अंदर भी और सेल के कहाँ भी, बाहर भी। ये बात हो गई। ठीक है सर, एक चीज आपसे और कह देते हैं, क्या अगर मैं Q इज इक्वल टू 1 कूलाम ले लूँ और वर्क इज इक्वल टू 1 क्या ले लूँ, जूल ले लूँ, W इज इक्वल टू, तो सर विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलाम, 1 जूल पर कूलाम वोल्ट होता है। यानी किसी सर्किट में, किसी परिपथ में 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कै वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है बेटा। यानी अब हम आपसे क्या एक चीज और बताना चाहेंगे, क्या वो ये है भैया कि अगर आप देखें, यहाँ देखें, अगर आप एक बात देखें तो सेल के भैया बाहर जो धारा बहती है वो प्लस से किधर बहती है, माइनस की ओर, और सेल के अंदर जो धारा बहती है वो माइनस से किसकी ओर बहती है, प्लस की ओर बहती है। ठीक है सर, ये बहुत सिंपल बात हो गई। ठीक है, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़, एक चीज और जान लीजिए कि कभी कभी पूछ लेता है ईएमएफ का डायरेक्शन, वोल्ट विद्युत वाहक बल की दिशा बाहर प्लस से किधर, माइनस, और सेल के अंदर विद्युत वाहक बल माइनस से किधर, प्लस की ओर। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये कोई सर्किट है प्लस माइनस, और इसमें सेल लगा हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल E है, आप जानते ही हैं विद्युत वाहक बल इधर ही होता ही है। अब इसमें 3 रेजिस्टेंस ऐड हैं, R1, R2, R3। ठीक है सर, मान लिया। अब ये बताइए सर कि इनमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली करंट फ्लो कराओ, और जब करंट फ्लो कराओगे तो डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ेगा। अब करंट का मतलब दुनिया जानती है, आवेश प्रवाह की तरह। इस रेजिस्टेंस में चार्ज को चलाने में मान लेते हैं W1 वर्क करना पड़ा। फिर क्या हुआ, उसी चार्ज को चूंकि सीरीज में है, इस रेजिस्टेंस में फ्लो कराने में मान लीजिए W2 वर्क करना पड़ा, और उसी चार्ज को इसमें चलाने में मान लीजिए W3 वर्क करना पड़ा। तो इन मायने में देखा जाए तो आपको अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग बिंदुओं के बीच अलग अलग वर्क करना पड़ा। ठीक है सर, मैं अगर ये मानूं कि टोटल सर्किट में चलाने में, टोटल सर्किट में सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी चलाने में कुल W वर्क करना पड़ा, टोटल चलाने में कुल वर्क डन W करना पड़ा, उसी चार्ज किसको चलाने में, Q को चलाने में, तो सर वो तो विद्युत वाहक बल E हो गया, W/Q। ठीक है ना। अब उसके बाद सर अगर सही मायने में देखा जाए, मैं मान कर चलता हूं कि सर ये जो W है वो W1, W2, W3 के बराबर है। भाई वही तो वर्क है, टोटल वर्क W था जो 3 भागों में अलग अलग है, और वही चार्ज Q। यानी अगर देखा जाए तो W1/Q, W2/Q, W3/Q। सर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, यानी V1। ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं आवेश की मान की निष्पत्ति, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर। यानी अगर हम क्या चीज कहते हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए तो सच तो ये है कि कुल विद्युत वाहक बल परिपथ के सभी खंडों के विभवांतरों के योग के क्या है, बराबर है। अब मैं आपको अगर समझाऊं सही मायने में तो वास्तविकता ये है कि टर्मिनल विभवांतर क्या है, तो अगर सही शब्दों में कहें कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, टर्मिनल का मतलब सिरा होता है, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ गए बेटा, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच। ठीक, यही है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पहले आप जान जाओ रेजिस्टेंस क्या है, हर कोई जानता है। एक्चुअली जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो जो सर्किट है हमारा, जो परिपथ है, जो तार है, वो धारा के प्रवाह के मार्ग में विरोध लगाता है, प्रतिरोध लगाता है। इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। तो ठीक है सर, यहां सेल के आंतरिक प्रतिरोध को क्यों पढ़े, यही तो समझना है। होता क्या चीज है, जब किसी सर्किट में आप सेल लगाते हो, कुंजी को ऑन करते हो, बस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। अब जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगा तो सर करंट का मतलब Q/T ही होता है, यानी आवेश बहने लगा। मैं ये जानता हूं कि धनावेश जिधर बहता है उधर ही विद्युत धारा भी बहती है। ठीक है सर, तो सेल के अंदर जो विद्युत धारा बहेगी, सेल के अंदर आप देख कर देखें, उसकी दिशा यही होगी, यानी धारा की दिशा धनावेश की दिशा है। अगर पॉजिटिव इधर चलेगा तो आप सोचिए माइनस प्लस को इधर जाने देगा, नहीं, अट्रैक्शन लगाएगा। क्या प्लस प्लस को अपनी ओर आने देगा, नहीं, रिपल्सन लगाएगा।
यानी ये जो सेल है, चाहे इसकी प्लेट्स हो चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज को बहने नहीं देता माइनस से किसकी ओर, प्लस की ओर, क्योंकि प्लस प्लस को रिपल और माइनस प्लस को अट्रैक्ट। यानी स्वयं सेल ही अपने अंदर धारा के प्रवाह का विरोध करने लगा। अगर आप नेगेटिव तौर पर भी देखें तो ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं कहूं कि करंट इस तरफ बह रहा है आई क्यू बाई टी, तो धनावेश इधर ही बह रहा है जिधर करंट बह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को मानकर चलें धारा, हमको पता है करंट भी दो होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट होती है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज को माना जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर तो करंट भी उसी दिशा में कन्वेंशनल करंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट चलता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉन को करंट के फॉर्म में देखें कि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो ऐसे भी देख लें, क्या माइनस को अपनी ओर आने देगा या निगेटिव प्लेट? नहीं। क्या प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने देगा? नहीं, अट्रैक्शन लगाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का भी चलना सेल के अंदर सुलभ नहीं है, धनावेश का भी चलना सुलभ नहीं है। ये तो मैंने प्लेटों के चार्ज के आधार पर दिखाया। अब जरा और भी बातें कर लेते हैं। जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में तार किसी आवेश के बहने के पाथ में अपोज करता है, ठीक उसी तरीके से सेल के अंदर जो घोल भरा हुआ है, लिक्विड जो भरी हुई है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी करंट के पाथ में क्या लगाती है? रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। यानी अगर सही मायने में कहें तो सर जो है सेल के अंदर भरी हुई जो लिक्विड है, जो घोल है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी करंट के फ्लो के पाथ में अपोज क्रिएट करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को जो सेल के अंदर भरा घोल करंट फ्लो के पाथ में क्रिएट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है सर, अब सेल भी विरोध कर रहा है, हाँ तो डेफिनेटली है कि भैया अब सेल के अंदर भी इस आवेश को बहाने में, धारा को बहाने में कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी कौन देगा? सेल देगा। यानी सेल अपने द्वारा ही दी गई ऊर्जा का कुछ भाग स्वयं उपभोग कर लेती है अपने ही आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध आवेश को प्रवाहित करने में। इसी प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके कारण ही सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का भाग, कुछ भाग स्वयं सेल के अंदर भी हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है सर, that's clear now. So now what will we study? So sir, I want to say to you, sir, this resistance creating by cell, जो सेल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसको स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक है ना, और इसे कैसे दिखाते हैं? इसे सेल के ही बगल ऐसे छोटा सा बना करके ऐसे स्मॉल आर करके ऐसे घेर देते हैं। ये घेरना इस बात को बताता है कि आर सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। सर इनका डिपेंडेंस क्या है, किस पर डिपेंड करते हैं? हाँ ये बात सही है, दुनिया जानती है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मैं तारों की बात कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों सर? चूंकि अब आप सोचिए कि अगर घोल इसमें भरा होता और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंट्री ले और यहाँ से बाहर निकले तो बस इतनी दूरी चलना पड़ेगा, घोल अपनी इतनी दूरी अपोज करेगा। लेकिन अगर कहीं भैया अगर इसी को हम ऐसे करके रख दें और तब इलेक्ट्रॉन एंट्री ले यहाँ से बाहर निकले तो इतनी दूरी चलना पड़ेगा। इतनी दूरी चलने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वरना हम इतने दूरी चलकर चले गए थे बाहर, कहाँ इतना लेते। तो घोल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। एक तो है कि भैया प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्रिएट करने पर भी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि आप जानते हैं कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सर ये बात तार में तो समझ में आती है कि तार में अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन सेल में नहीं समझ में आई। समझेंगे आप ये समझने की कोशिश करें कि सेल में जो लिक्विड है उस लिक्विड में जब इलेक्ट्रोड्स को डुबाते हैं तो जितना एरिया ज़्यादा डूबेगा इलेक्ट्रोड्स में, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। कैसे भैया? आपको पता है रिएक्शन ही तो होना है, किसके बीच? घोल के बीच और इलेक्ट्रोड्स के बीच। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अगर डुबो दोगे तो ज़्यादा हिस्सा रिएक्शन करेगा लिक्विड से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। ठीक है ना, इन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और वही चीज़ सेम यहाँ पर भी है, ज़्यादा हिस्सा डुबो दोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिक्विड से किस पर जाएंगे? छड़ पर जाएंगे। ज़्यादा रिएक्शन होगा तो ये ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच। तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा बेटा? V/R = I। करंट, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इनके बीच तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है सर, यानी कि कह सकता हूं कि भैया जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये प्लेटों के घोल में जितना अधिक क्षेत्रफल डूबा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है सर, अगली क्या चीज़ है? हाँ है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर या इलेक्ट्रॉन या करंट को इसी घोल से होकर जाना पड़ता है,
तो अगर घोल का कंसंट्रेशन अधिक होगा, घोल गाढ़ा अधिक होगा, तो फिर जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा कॉन्सनट्रेट गाढ़े लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो सांद्रता ज़्यादा होती है, घर्षण ज़्यादा होता है तो घर्षण वाली हिस्से ज़मीन पर इलेक्ट्रॉन का चलना ईजी नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइट और जो प्लेट्स हैं इनकी किस पर भी डिपेंड करता है, इनके नेचर पर भी डिपेंड करता है। क्यों सर? अब ये जाहिर सी बात है, अब आप सोचिए क्यों इनके नेचर पर, क्योंकि सच तो ये है सर कि भैया अब देखिए कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन को चलने हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को चलना ही है, कहाँ से कहाँ, इस घोल में चलना है, इस घोल में चलना है इलेक्ट्रॉन को, इस घोल में जो अंदर भरी हुई है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को इनसे निकलना है, इन किससे, छड़ों से, और इस छड़ पर जाना है। तो भैया जैसा इनका नेचर होगा, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये ज़्यादा आसानी से बह दे देंगे, आसानी से ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होगी, लिक्विड में डूब कर तलाक से अपना बह लेंगे, आसानी से जो है सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर चले जाएंगे, कम कंसंट्रेशन रहेगा तो लिक्विड अच्छी है, उसका नेचर अच्छा है, इलेक्ट्रॉन को चलने दे रहा है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, ग्रहण कर लें, एक्सेप्ट कर लें, आसानी से अपने ऊपर आप चयन होने दें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें तो आसानी से नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम कहें तो इंटरनल रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात और आपसे कह देते हैं कि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध है, ये नियत नहीं रहता, ये समय के साथ बढ़ता जाता है। क्यों भैया? कुल काम करना है सेल के अंदर डूबे इलेक्ट्रोड को और उस घोल को, और समय के साथ साथ घोल और इलेक्ट्रोड इनका क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, इनको जितना रिएक्शन करना होगा कर चुके होंगे, अब कोई नया इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होगा, कोई मुक्त आवेश ही नहीं पैदा होगा, तो जाहिर सी बात है इन पर प्लस नहीं आएंगे, उस पर माइनस नहीं आएगा। तो जब ऐसा नहीं होगा सर, दोनों पर प्लस और माइनस नहीं आएगा, भाई रिएक्शन ही बंद हो जाएगा, तो एक छड़ पर प्लस नहीं, दूसरे छड़ पर माइनस नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब रेजिस्टेंस हो गया, कोई धारा सारा बह नहीं सकती, एनर्जी मिलना बंद हो गया, केमिकल रिएक्शन बंद हो गया, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड विद्युत वाहक बल में संबंध, ईएमएफ में, इन तीनों में रिलेशन देखते हैं। मतलब हमको मेनली देखना क्या है सर, हमको वी, ई और आर में रिलेशन देखना है। कैसे? मैं समझाता हूं। एक सेल ले लीजिए और मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल ई है, या नीचे बना दीजिए बेटा, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस सेल से एक सर्किट लगा दीजिए और एक वायर लगा दीजिए, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, ठीक। इसके साथ एक अमीटर लगा दीजिए जो इसमें करंट बताएगा, ठीक। और अमीटर सबको पता है हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ताकि जो करंट इसमें जाए वही करंट मेजर करें, यह अमीटर का नियम है। और एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा इस आर के टर्मिनल्स के बीच, ठीक। और हमेशा पता है आपको कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, जिन टर्मिनल्स के बीच आपको, जिन सिरों के बीच आपको निकालना है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, उनके पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है सर, कर लिया। अब मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, एक कुंजी लगा दीजिए, छोटा सा लगा दिया सर, और जैसे आप कुंजी को ऑन करेंगे तुरंत करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में, ठीक है सर, फ्लो होने लगा। आप मान सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो फिर बाहर वाले रेजिस्टेंस के, बाहरी वायर के आउटर सर्किट की सीरीज में है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका है कि आप जरा सा बुद्धिमत्ता कर दें, एक ऐसे बनाते हैं। अच्छा है, नहीं बनाओगे तो पाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान समझिए सर। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मुझको अमीटर ने बताया कि करंट आई बह रहा है, और वोल्ट मीटर ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के बीच कैपिटल वी है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्यू चार्ज कितने टाइमिंग में, टी टाइमिंग में, आई इज इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। और मैं इसके बाद एक चीज़ और कह सकता हूँ सर, यहाँ से क्यू बराबर आई इंटू टी कह सकता हूँ, यानी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है पूरी सर्किट में टी टाइमिंग में एक राउंड। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ कि सर, अगर मैं कह दूँ कि सेल ने टोटल सर्किट में अंदर भी और कहाँ भी, बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी, मतलब सेल सहित पूरे परिपथ में अगर क्यू चार्ज को फ्लो करने में वर्क डन कितना है, डब्ल्यू है, सेल सहित पूरे परिपथ में, तो आपको पता है कि डब्ल्यू अपान क्यू इज इक्वल टू ई होगा। तो सर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डब्ल्यू टोटल है, पूरे सर्किट में चलाने में किया गया क्या है, कार्य, ठीक। अब एक चीज़ और आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं ये मानूँ कि हमको सेल बता रहा है कि भैया
इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच, आउटर सर्किट के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। मैं मानूंगा कि आउटर सर्किट में चलने में अगर किया गया कार्य W आउट हो उसी Q चार्ज को फ्लो कराने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस V यही तो आउटर सर्किट में होगा, ऑफ कोर्स होगा, यही टर्मिनल पोटेंशियल है। और आपको पता है कार्य बटे आवेश पोटेंशियल डिफरेंस है, सर W आउट बहुत इजी है, Q इंटू V, और सब कोई जानता है Q का मतलब क्या होता है, I इंटू T, ये आउटर सर्किट में है। अब अगर कहें तो देखा जाए तो वही धारा सेल के कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर अगर तुम धारा लेकर जाओगे तो ये भी तो समझने की कोशिश करो कि सेल के अंदर धारा ले जाने में तुम्हें सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोधार के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और तब जो तुम काम करोगे वो किया गया कार्य विभव पतन होगा। समझ सके इस चीज़ को? हाँ सर मैं समझ गया इस चीज़ को। तो समझ गए तो आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं उस विभव पतन को सेल के अंदर। अगर आप देखें कि सेल के अंदर बैटरी ने जितनी एनर्जी खर्च की, W इन है वो, ठीक है, उसी Q चार्ज को चलाने में, और ये विभव पतन है, ठीक है ना, पोटेंशियल लॉस है ये, पोटेंशियल लॉस है ये, ठीक है सर, पोटेंशियल लॉस ही सही, W इन Q इंटू V, ठीक है सर। एक वर्ड और कर दीजिए सर, Q बराबर I इंटू T मल्टी V होता है। अब सेल के अंदर जो भी पोटेंशियल लॉस हुआ है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करंट को फ्लो कराने में V इज इक्वल टू I इंटू R की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, पुट कर दीजिए तो W इन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R, मल्टी IT है ही है, यानी सही मायनों में I स्क्वायर R इंटू T होगा W। समझ गए, ये हो गया। तो सर अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरी से क्या कहते हैं, कहते हैं W टोटल इज इक्वल टू W इन और प्लस W क्या बेटा, आउट। तो W टोटल अगर देखा जाए तो E इंटू I इंटू T। गणपत पूजन चल रहा है, पों पों बज रहा है चारों तरफ, जमाना वही है, खैर ऊपर वाले की पूजा तो अलग चीज़ है, लेकिन लोग दिखावा कर रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। W इन I स्क्वायर R इंटू T प्लस W आउट क्या है, ये V इंटू I इंटू T, ठीक। अगर आप देखें मैं दोनों में से E इंटू I इंटू T, अगर IT कॉमन कर लो इसमें से तो IR प्लस V, ये से ये कट जाएगा। सर क्या बचा कुल मिलाकर, E इज इक्वल टू V प्लस IR। अगर यहाँ से टर्मिनल, यही तो रिलेशन चाहिए था, रिलेशन तो यही है कि भैया कुल बाहर की जो है पोटेंशियल डिफरेंस आउटर सर्किट में और अंदर पोटेंशियल लॉस, दोनों मिलाकर विद्युत वाहक बल। लेकिन चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ से V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जो टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से I इंटू R के बराबर कम होता है, क्योंकि कुल विद्युत वाहक बल का इतना तो विभव पतन अंदर ही हो गया, ठीक है। यानी समझ में क्या चीज़ आई कि भैया जब हम सेल से धारा ले रहे होते हैं, अगर धारा ले रहे हो तभी देखो इनमें से IR घटेगा, न ले रहे होते तो I की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, तब हमारा V बराबर E होता। लेकिन ठीक है, जब आप सेल से धारा ले रहे हैं, सेल से आप धारा ले रहे हैं, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, प्लेटों के बीच देखिएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर का मतलब अंदर का नहीं, सिर्फ बाहर का विभवांतर, अंदर का नहीं सिर्फ बाहर का, ठीक है ना। अगर सही मायने में कहें तो सेल का टर्मिनल विभवांतर है ये कैपिटल V, सेल का टर्मिनल विभवांतर। जब कभी भी सेल के सिरों के बीच की बात करें, सेल के कहाँ के बीच, सिरों के बीच की बात करें, तो मतलब सेल के सिरों के बीच का बहुत लोग चूतिया लोग ऐसे समझ लेते हैं, सर यहाँ का बात कर रहा था, यहाँ का नहीं, यहाँ का है वो, यानी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच मतलब आउटर सर्किट का विभवांतर है, वही सेल का टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है ना। सेल के सिरों के बीच विभवांतर है, तो वो हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है जब सेल से धारा ले रहे होते हैं, ठीक है ना। कमी क्यों हुई, क्योंकि लॉस हुआ, इसका पोटेंशियल लॉस हुआ सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। एक बात और आपसे कहनी है सर, क्या चीज, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R है, R तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर करंट का अमाउंट बढ़ता जाए तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल घटता जाएगा, ऑफकोर्स घटता जाएगा, ऑफकोर्स घटता जाएगा। एक सेल के लिए E तो नियत है, लेकिन जब तुम करंट ज़्यादा लोगे तो फिर V घटेगा। कैसे सर, करंट कैसे ज़्यादा ले लूँगा, आओ दिखाते हैं कैसे। ये देखो, आप ऐसे समझो कि भैया एक रेजिस्टेंस लगा है और एक सेल लगा है और इसमें करंट आई जा रहा है। अगर तुम इतना ही रेजिस्टेंस एक और लगा दो तो भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच था वही, या फिर जो E इनके बीच था वही E तो अब इनके भी बीच हो गया। तो पहले अगर आई जा रहा था तो अब अगर ये R है और ये भी R है तो एक में आई था तो इसमें भी आई होगा, एक और कहीं जोड़ दिए तो उसमें भी आई, तो भैया कुल मिलाकर हमसे अब क्या आई लिया जा रहा है, 3 आई लिया जा रहा है। अब 3 आई बराबर करंट बह रहा है, जो कि पोटेंशियल तो सबके टर्मिनल्स के बीच सेम है। तो भैया ये आई जब बढ़ जाएगा तो फिर डेफिनेटली V और घट जाएगा, यानी सेल से अधिक जितनी धारा लोगे उतना ही आपका टर्मिनल वोल्टेज कम होगा सेल के सिरों के बीच। अधिकाधिक धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज घटता जाता है।
और तुम अगर सेल से धारा ही लेना बंद कर दो, अगर धारा ही लेना बंद कर दो सेल से, तो सच कहा जाए तो I इज इक्वल टू जीरो, तब V इज इक्वल टू ई माइनस आई का मतलब तो जीरो हो गया मल्टी आर, यानी तब V इज इक्वल टू ई होगा। यानी सच में कहें तब तुम्हारा जो ये वोल्ट मीटर है ये वही दिखाएगा वोल्टेज जो विद्युत वाहक बल है। अगर 12 वोल्ट होगा तो 12 वोल्ट दिखाएगा, और जब धारा ले रहे होगे कहीं अंदर 1 वोल्ट का लॉस हो गया तो 11 वोल्ट दिखाएगा, वो बाहरी बात। समझ सके मेरी बात को? जी सर, समझ गए। आइए आगे देखते हैं। भैया आपको एक चीज तो दिखाया ही था कि E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। यहां से एक चीज करो। क्या चीज करेंगे सर? क्या कर लेंगे आप? हम कर लेंगे कुछ, इसको इधर ले आओ। E माइनस वी, आई इज इक्वल टू क्या चीज? E माइनस वी अपान स्मॉल आर। सर इससे आपको मिल क्या गया आखिर? ये बात तो तुम्हारी सही है कि मिल तो मुझे कुछ नहीं गया। सर एक चीज से मिलेगा, आर को इधर कर दीजिए सर और इधर आई को कर दीजिए। हाँ इससे मिलेगा। क्या मिलेगा सर? अगर मैं कहता हूं कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी था, टर्मिनल पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या है? आई आर। सर I इज इक्वल टू वी अपान आर। इससे क्या हो जाएगा? देख चिरकुट कहीं का, इससे क्या हो जाएगा? मार देंगे थोपड़ी फूट जाएगा तुरंत। ये देखो, अगर कभी कभी सवाल में केवल E दे देता है, V दे देता है और R दे देता है, तो इन तीनों के हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये एक बड़ा लाभ है, ठीक है। या फिर किसी सेल का अगर तुमको क्या पता करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। क्या करो, सेल लो, सेल से एक छोटा सा तार जोड़ दो, ठीक है। उस तार का तुमको रेजिस्टेंस पता ही होगा, क्योंकि हर तार का रेजिस्टेंस पता है। छोटा वाला रेजिस्टेंस जो कार्बन का आता है उसको जोड़ देना, तुमको R पता ही रहेगा। उस पर बैंड से पढ़ ही लोगे, बैंड से बता देगा कितना होगा। फिर सर ठीक है ना, एक काम करना, उसमें तुम एक वोल्टमीटर लगा देना उसी ऐसे उसी दोनों टर्मिनल्स के बीच, जो तुम्हारे पास कार्बन का रेजिस्टेंस रहता है, ऐसे छोटा सा कार्बन का रेजिस्टेंस, उसी के टर्मिनल्स के बीच वोल्टमीटर लगा देना। तुम्हारे लैब में होगा वोल्टमीटर, तुमको V बता देगा, R तुमको पता ही है, बैंड से पता लग जाएगा। और सेल का विद्युत वाहक बल सेल पर लिखा रहता है 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, E पता लग जाएगा। R नहीं लिखा रहता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तुमको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मिल जाएगा। कभी कभी E/V का रेशियो भी दिया रहता है, मतलब कभी कभी विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज का रेशियो दिया रहता है और कैपिटल रेजिस्टेंस दिया रहता है, कैपिटल आर आउटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट में, तो वो आसानी से आपका स्मॉलर रेजिस्टेंस मतलब क्या निकल जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है सर, एक बात और आपसे कह रहा हूँ, जरा सा इसी को देखो बेटा। अगर हम आपसे एक चीज़ कहें कि V इज इक्वल टू, अभी भी निकाला था, V इज इक्वल टू क्या? कैपिटल आई इंटू आर, यहीं पर रखो, इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल आई इंटू आर। इसको इधर ले आओ। यहाँ से अगर आप देखो तो स्मॉल आई का मन कर लो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। यहाँ से अगर आप देखो तो आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन, तो सही तो है, सबको पता है V, ये आर नेट। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज में ही तो है, तो सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस और टोटल विद्युत वाहक बल, यहाँ से करंट निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये V नहीं है, वही मतलब E ही है, समझते हो? ये सब तरीका है, ठीक है। यानी किसी सेल के द्वारा किसी सर्किट में जो धारा बहती है उस सेल के विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध आंतरिक प्लस बाह्य के रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो जब हम सेल से धारा ले रहे हैं बेटा, तो जो है जो धारा है वो देखिए धनात्मक से निकल करके धन टर्मिनल से और घुस जाती है किसमें? ऋणात्मक में। अगर एक काम कर दें, क्या काम कर दें, अगर मैं इसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दूं, मतलब अपने सेल को ही किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दूं, बड़े विद्युत स्रोत जैसे बैटरी से, ये उच्च वोल्टेज हो जाए और ये निम्न वोल्टेज, ठीक है ना, ये कोई बैटरी हो, तो मैं एक बात बताऊं कि अब धारा इधर नहीं बहेगी, अब सेल धारा नहीं देगा, अब सेल धारा लेगा, चूंकि मैंने बहुत उच्च विभव लगा दिया है। अब सेल को कोई धारा देगा, ठीक है ना। अब जब सेल को कोई धारा देगा तो ये पलट जाएगा। अब सेल आवेशित हो रहा है, इसके पहले सेल जब धारा दे रहा था तो सेल निरावेशित हो रहा था, अब सेल धारा ले रहा है, अब सेल चार्ज होगा, तब V इज इक्वल टू ई माइनस जो आई आर था, अब ये माइनस आई आर जो है प्लस आई आर हो जाएगा। अब जो सेल के इस प्लेट्स के बीच ये जो बताएगा V, ये E से इतना ज्यादा बताएगा, आई इंटू आर, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या देखेंगे? किरचॉफ्स लॉस। फर्स्ट लॉ आर जंक्शन रूल, सेकंड लॉ और मेश रूल और लूप रूल। आप समझ नहीं पाए होंगे, समझेंगे। किरचॉफ का नियम देखना है। मैं आपको बताऊं बेटा, किरचॉफ ने 1842 में 2 रूल्स दिए थे, 2 रूल्स, और उन दोनों रूल्स के इंपॉर्टेंस ये है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, उसमें हम आसानी से करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करंट का विभाजन कर देंगे, किसमें कितनी धारा चाहिएगी।
इसको बताने के, वो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, सिंपल सर्किट में नहीं। तो किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इसके लिए किरचॉफ ने 1842 में 2 रूल्स दिए। एक का नाम है फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, धारा नियम, संधि नियम या फिर पहला नियम। दूसरा है द्वितीय नियम, मैश रूल या बंद पास का नियम या वोल्टता नियम। मैं दोनों को एक एक करके डिक्टेट करता हूं। पहले को डिक्टेट करता हूं। फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल क्या है? फर्स्ट रूल कहता है बेटा कि किसी सर्किट में किसी जंक्शन पर प्राप्त होने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स गेटिंग एट द जंक्शंस इज 0। तात्पर्य, मान लीजिए कोई सर्किट है, ये जंक्शन है बेटा, जहां बहुत सारी वायर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम मान लें कि ये करंट्स हैं I1, I2, I3, I5, I4, तो कहते हैं कि इन करंट्स का, ये जंक्शन है, इस पर प्राप्त होने वाली सभी करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम है, इट शुड बी 0। सर एक वर्ड नहीं समझ में आया, एल्जेब्रिक सम। एक्चुअली जो समीशन करनी है आपको, उसमें आपको साइन को ध्यान में रखना है, चिन्हों को। सर चिन्हों को, जी हां, इन्होंने कंडीशन लगा रखी है। सर कौन सी कंडीशन? कि द करंट्स कमिंग टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स, फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जो धाराएं जंक्शन की ओर जा रही हैं विल टेक पॉजिटिव। संधि की ओर जाने वाली धाराएं पॉजिटिव ली जाएंगी, जी हां, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं नेगेटिव ली जाएंगी। अच्छा सर, हाँ, तो इसके मायनात क्या हुए सामने आएगा। पहले जज्बात तो अप्लाई करो। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, I1 अकॉर्डिंग टू शर्त ये पॉजिटिव होगा चूंकि संधि की ओर जा रहा है। I2 ये भी पॉजिटिव होगा चूंकि संधि की ओर जा रहा है। लेकिन I4 संधि से दूर जा रहा है, नेगेटिव होगा। I5 भी संधि की ओर आ रहा है, आई एम सॉरी, I3 संधि से दूर चल रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। अब I5 संधि की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। सर नेट 0, मैंने कहा ये गुनाह हमने नहीं किया, किरचॉफ ने किया, और बड़ा मुकम्मल और पुराना गुनाह है, इसकी माफी नहीं है। यही असलियत में सच्चाई बन जाती है। खैर आइए, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I4 माइनस I3 बराबर 0। जरा इसको आगे सजाते हैं। माइनस को कॉमन कर लो इसमें से। सर उधर ले जाओ, जो इधर माइनस उधर जाके प्लस। सर एक्चुअल में ये वो धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं। और ये धाराएं संधि से दूर जाने वाली। यानी सही मायने में कहा जाए तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। हाँ सर, इसका मतलब क्या निकला कि भैया राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। सत्य क्या है इसका? टुवर्ड्स द संधि इज इक्वल टू फॉर अवे द संधि। सर आई को QIT कहते हैं, Q टुवर्ड्स, Q फॉर अवे। इसका मतलब यह है सर, जितना आवेश संधि पर आएगा उतना ही आवेश संधि से जाएगा। यानी यहां किसी आवेश का संचय नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता, और न एक्स्ट्रा ज्यादा जा सकता है। यानी कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता संधि पर जो जाए, जितना आएगा उतना जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो कर रहा है।
या पुष्टि कर रहा है। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है? आवेश संरक्षण को व्यक्त कर रहा है, इसी को धारा नियम भी कहते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड रूल क्या है किरचॉफ का? कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, न ये समझ में आता है कि करंट किधर ले जाएं, न ये समझ में आता है करंट डिवाइड कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, डायरेक्शन क्या होगा करंट फ्लो का। इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ के सेकंड रूल से। अब आप जरा सामने देखिए मेरे, है क्या? ये एक सर्किट है, आखिर इसमें करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उनकी वैल्यूज निकालेंगे, है क्वेश्चन? यस सर, श्योर है। कहीं करंट का डायरेक्शन गलत ना हो जाए, ये भी बात सही है। तो किरचॉफ का रूल लगाते समय इन सब बातों का टेंशन जीरो। तुम अगर डायरेक्शन गलत कर दोगे तो अपने आप आंसर आते समय डायरेक्शन सही आ जाएगा। अगर तुमको करंट इधर ले जाना था और तुम गलती से इधर लेकर चले गए, तो जब तुम इधर वाले का आंसर निकालोगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा, जो सजेस्ट करेगा कि डायरेक्शन इधर होगा, इधर नहीं होगा। लेकिन तुमने जो कर दिया वो कर दिया, तुम्हें छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, बहुत आसान कर देता है सवालों को। आइए समझाना शुरू करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। बेटा किरचॉफ के नियम को देखते हैं, है क्या चीज सेकंड रूल किरचॉफ का। जरा अगर आप ध्यान देंगे तो है क्या, ये एक सर्किट है, इसमें दो बंद पास है, मतलब क्लोज्ड लूप है, ठीक है। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करिए अपने सिंपल माइंड से। भाई इससे एक करंट निकलेगा I1, सर क्या करूं, I1 को यहां तक ले आया, ये भी दूसरा सेल है, इससे भी करंट निकालो I2। सर इस जंक्शन पर दोनों करंट आ रहे हैं, हाँ, फिर इस जंक्शन से नेट करंट जाएगा I1 प्लस I2, और वही इसमें भी जाएगा। फिर सर आगे बढ़ो। सर यहां क्या करें, जो जिसका करंट है उसे कर दो। I1 ऊपर वाले का था, ऊपर भेज देना, और इससे I2 निकला था, भेज दिया सर। I2 निकला था, I2 आ गया, और I1 निकला था, I1 आ गया। हाँ सर। अब किरचॉफ कहते हैं किसी परिपथ के, किसी सर्किट के, किसी भी बंद पास, दोनों में से कोई एक, ये पहला, ये दूसरा, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। सर संगत प्रतिरोध कौन? जैसे इसका संगत प्रतिरोध ये, जिस प्रतिरोध में जो धारा जा रही हो, इसका संगत प्रतिरोध इस वाली धारा का ये, इस वाली धारा का संगत प्रतिरोध इस वाली धारा का ये, क्योंकि ये वाली धारा इसी में जा रही है। तो किरचॉफ कहते हैं किसी परिपथ के, ये पूरा परिपथ है, इसके किसी भी बंद पास में, चाहे पहला लेना चाहे दूसरा, लेकिन दोनों में से कोई एक लेना, मतलब एक बार में एक ही लेना, दोनों नहीं। किसी परिपथ के किसी एक बंद पास के विभिन्न खंडों में, खंड कौन है? ये R1 और कौन? R2, यही खंड है। इन खंडों में बहने वाली धारा और इस प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद पास, अगर पहला ली हो तो पहला और दूसरा ली हो तो दूसरा, उसी बंद पास में लगने वाले, अगर पहला ली हो तो पहला, दूसरा ली हो तो दूसरा, उसी बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये यानी अगर इसको सही से समझा जाए तो क्या कह सकते हैं, ऐसे मान लो ये है, समझो एक सिंपली, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, दूसरा लगा है, तीसरा लगा है, चौथा लगा है, पांचवा लगा है, और इसमें एक सेल लगा दिया जाए। अब आप देखिए माइनस प्लस, अगर इसमें करंट फ्लो हो तो सब में एक ही करंट तो जाएगा। अब आप देखिए अगर इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको R3, इसको R4, इसको R5, और इसका विद्युत वाहक बल E है, तो आप समझिए इसमें धारा, इसमें रेजिस्टेंस I इंटू R1 V1 होगा, इसमें धारा, इसमें रेजिस्टेंस V2 होगा, इसमें भी वही धारा, इसमें रेजिस्टेंस V3, इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही रेजिस्टेंस V4, और इसमें भी वही धारा, वही रेजिस्टेंस V कितना 5। सबको जोड़ो तो सच में E के बराबर ही तो आएगा, तो वही तो है, ये एक बंद पास ही तो है। सभी विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5 विद्युत वाहक बल E के क्या है? बराबर है। I इंटू R का मतलब V ही तो होता है,
यानी सच मायने में कहा जाए तो सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा ई, और सही है, होना भी चाहिए। सारे विभवांतरों के पीछे हाथ तो विद्युत वाहक बल का ही है। अब जरा सा सभ्यता के साथ बात कर दिया तो आप कांख मारते हैं तुरंत लपरे नहीं। सभ्यता के साथ क्या बात कर दिया, मैं फिर से कह रहा हूं, जो सभ्यता के साथ बात किया है उसको बता रहा हूं। कह रखा है किसी परिपथ के, जो आपकी आंख के सामने है, मैं मिटा रहा हूं, ये कोई परिपथ है, इसके किसी बंदपास में, मैंने मान लिया पहला बंदपास, कि विभिन्न खंड, तो R1 और R2 में जो धारा है और प्रतिरोध, इनका गुणा कर लो। ये वाली धारा इस प्रतिरोध का भी गुणा करो, मतलब I2 R2 I1 R1 दोनों का गुणा करने के बाद I1 R1 को जोड़ दो I2 R2 में। ठीक, हाँ सर। और फिर ये नेट जो I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 आया, ये इसी परिपथ में, इसी बंदपास में लगने वाले बलों के योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग, यानी E1 प्लस E2। अब सर बीजगणितीय योग नहीं समझ में आया, आपको समझाते हैं। इन एल्जेब्रिक सम का क्या मीनिंग है, एल्जेब्रिक सम के मीनिंग क्या है ये बताते हैं। एक्चुअल में आपको एक बात कहूं एल्जेब्रिक सम का, तो आपको बता दूं विथ साइन, चिन्हों के साथ सर, विथ साइन। हाँ, आपको चलना होगा किसी एक बंदपास में, दो मतलब जिसकी बात करोगे उसमें चलना होगा, हमको चलना होगा, हाँ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो। यहां तो एंटी क्लॉक चलना होगा आपको, और जो करंट आपके साथ चलेगा वो पॉजिटिव होगा। I1 आपके साथ है तो पॉजिटिव, I2 इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो तो I2 नेगेटिव होगा। और ये चिन्ह परिपाटी इन पर भी लगाना पड़ेगा, सेलों पर भी। अगर आप सेल में माइनस से प्लस चल रहे हो तो ई को पॉजिटिव लोगे, और अगर कहीं सेल में प्लस से माइनस चल रहे हो तो नेगेटिव लोगे। जिस तरफ जाओगे सेल में वही लोगे। तो आइए देखिए, किसी बंदपास में, तो मैंने बंदपास एक ले लिया जिसमें मैं एंटी क्लॉक चल रहा हूं। किसी बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, तो I1 R1, तो I1 पॉजिटिव लोगे और मल्टी R1, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो गया। अब इसी बंदपास में एक और भी है, I2 और R2 जो मेरे साथ नहीं है, मैं इधर चल रहा हूं वो इधर चल रहा है, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हो गया। अब इस बंदपास में कोई और खंड है नहीं, कोई और प्रतिरोध नहीं है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, जब चिन्ह ले लिया तो हो गया बीजगणितीय योग। उसी बंदपास में, यानी इसी बंदपास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, मतलब E1 और E2 लग रहा है इसमें, के बीजगणितीय योग, मतलब इसमें भी चिन्ह लो। तो जब माइनस से प्लस चल रहा है तो उसको प्लस में लो, यहां प्लस से माइनस चल रहा है तो उसको माइनस में। बीजगणितीय योग के बराबर होता है I1 R1 प्लस I2, ये माइनस में E1 प्लस माइनस माइनस E2। हाँ, तो सर क्या जरूरी है मैं एंटी क्लॉक ही चलूं? मैं क्लॉक चलूं तो चल दो, क्लॉक चल लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एंटी क्लॉक चलो, और वही चीज इसमें करो। जरूरी नहीं तुम एंटी चलो, तुम क्लॉक वाइज चलो। अब इसमें लगाओ, क्या कहते हैं भैया, देख लीजिए कौन आपके साथ चल रहा है, कौन सा करंट है, I2 आपके साथ चल रहा है तो प्लस में। संगत प्रतिरोध R2, अब देख लीजिए I2 आपके साथ चल रहा था, ये भी आपके साथ ही चल रहा है, ये वाला भी संगत प्रतिरोध R2। इस बंदपास में विद्युत वाहक बल, ये वाला E2, वो भी आप माइनस से प्लस चल रहे हो तो प्लस में दिख जाएगा। हो गया भैया। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये सच है सर कि V2 प्लस V3, इसको मान लेते हैं, इसके टर्मिनल्स के बीच V3, इसके बीच V2, इसके बीच V1, E2 है। होना भी चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप देखें ध्यान से तो इसका जो टोटल वोल्टेज है वो टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर है, होना भी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? क्यों नहीं? अगर आप एक ठू को देखें, एक बंदपास को, तो ये पूरा सब सीरीज है, टोटल श्रेणी क्रम। तो अगर V1 की बात करें तो भैया W1/Q, V2 की बात करें तो W2/Q, क्योंकि सीरीज है ये। और E1 की बात करते हैं तो सच है W1'/Q माइनस W2'/Q।
क्यू क्यू कट जाए। अगर सही मायने में देखा जाए तो भाई इन खंडों में जो ऊर्जा व्यय हुई सेलों से ही तो आई, तो इस खंड में जो ऊर्जा व्यय होगी वो इस खंड का कौन देगा? सेल देगा। और इस खंड में जो ऊर्जा व्यय हुई वो इस खंड का सेल देगा। एक खंड की ऊर्जा दूसरे खंड के सेल से नहीं चलेगी। इस वाले लूप की ऊर्जा जो भी व्यय होगी पहले में दूसरे में, वो इसी खंड के सेल देंगे, और इस खंड में जो भी ऊर्जा व्यय होगी वो इसी खंड का सेल देगा, ऊपर वाले लूप का सेल नहीं देगा। यानी ऊर्जा का बड़ा अच्छा समायोजन है कि इसमें खर्च हुई कुल ऊर्जा इन सेलों द्वारा दी गई कुल ऊर्जा के बराबर है। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है हाँ, कि इसमें कुल ऊर्जा सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जाओं के योग के बराबर है। इसमें पूरी व्यय हुई ऊर्जा इस सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर है। यही तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि बाहर से एक्स्ट्रा कोई ऊर्जा नहीं आई। ये वोल्टता नियम है कि किसी परिपथ के, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग इनका और इनका उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। ठीक है, यही दूसरा रूल है। ठीक है बेटा, इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट हुए थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इन्होंने रेजिस्टेंस के एक ऐसे कॉम्बिनेशन, एक ऐसे अरेंजमेंट का आविष्कार किया, इन्वेंट किया कि एक पार्ट में उस अरेंजमेंट के करंट ही नहीं जाता। समझिएगा मेरी चीज को। उन्होंने 10, 20, 25, 30, 40 रेजिस्टेंस को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और जब उन्होंने 4 रेजिस्टेंस को एक ऐसा स्पेशल तरीका लगा करके एडजस्ट किया, इस क्रम में उनको एडजस्ट किया, ऐसे ऑर्डर में एडजस्ट किया उन चारों रेजिस्टेंस को कि उन कॉम्बिनेशन की उस अरेंजमेंट के एक हिस्से में करंट ही नहीं जा रहा था। उस कॉम्बिनेशन को उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया, और बाई फॉल्ट उनसे ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे। और उसका लाभ क्या हुआ कि उस ऑर्डर से, उस कॉम्बिनेशन से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेटा 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया, और सीरीज में ऐड करके उन्होंने एक क्या बना दिया, उन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना दिया, जो मैं आपके आंख के सामने बना रहा हूं। ठीक है सर, चतुर्भुज बना दिया इन्होंने। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूं। इन चारों साइड्स में एक एक क्या लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, लगाइए चारों साइड्स में। ये सब सीरीज में है बेटा, क्वाड्रिलेटरल में। P Q R S। इस AB डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी। ठीक, और इस वाले डायगोनल CD में एक कुंजी और एक सेल लगा दो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर PQRS को ऐसा अरेंज करो कि जब सर्किट में कुंजी को ऑन कर दें K1 और K2 को, और करंट फ्लो होने लगे, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, कोई विक्षेप ना हो, गैल्वेनोमीटर किसी प्रकार का धारा ना डिटेक्ट करे, कोई करंट ना डिटेक्ट करे, इसमें कोई धारा जाए ही ना। तो ऐसे अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है सर, हम लैब में होंगे तब तो जान जाएंगे यहां पर कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, लेकिन लैब में ना हुए तो कैसे जानेंगे कि इसमें करंट नहीं जा रहा है। आपने कह तो दिया बड़ी आसानी सी कि 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐसा एडजस्ट करो, ऐसा कंबाइन करो, ऐसा अरेंज करो कि किसी एक साइड में, डायगोनल साइड में करंट ना जाए। हम लैब में कैसे जानेंगे, बड़ी कठिन कहानी है।
कोई कठिन नहीं है। व्हीटस्टोन ने बताया कि अगर संलग्न भुजाएं, कॉन्जुगेट भुजाओं में जो रेशियो है रेजिस्टेंस का, अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि ए बी टर्मिनल में या ए बी में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है सर, लैब में होता तो जान जाते, बाहर कैसे जानेंगे? रेशियो से जानोगे। हम कैसे मान लें कि ये रेशियो सही है? हम प्रूफ करके देंगे। देख करके बता पाना तो संभव नहीं है, या देख करके इस बात को सिद्ध भी नहीं किया जा सकता कि पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस हो तो करंट नहीं जाएगा। तो सर सिद्ध करेंगे, लेकिन उल्टा। आज आरएचएस से एलएचएस कि अगर मैं इसमें करंट ना भेजूं, नो करंट, तो प्रूव करके दीजिए कि पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। हाँ भाई, करना तो पड़ेगा। सर क्या कारण है कि नहीं गया इसमें करंट? क्या ये व्यवस्था? हाँ ये व्यवस्था, लेकिन इस व्यवस्था के कारण इस ए और बी पर विभव समान होंगे। कैसे? सर आई ए बी 0 है तो आई ए बी का मतलब वी ए बी अपान आर इज इक्वल टू 0। तो वी ए बी इज इक्वल टू 0 का मतलब कि वी बी माइनस वी ए, डिफरेंस जो है वो 0, यानी वी बी बराबर वी ए, यानी ए और बी बिंदुओं पर पोटेंस सेम है, तभी करंट नहीं गया। सर इसको प्रूफ करके दीजिए। कर देते हैं। इसको फर्स्ट लूप मानो, इसको सेकंड लूप मानो, और भी लूप्स हैं इसमें, ये और भी लूप्स हैं बंद। तो सर अगर आप फर्स्ट लूप में देख लें, किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएं, चलें जरा फर्स्ट लूप में। किधर चला मैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर आप यहां से करंट दें आई, ये I1, ये I2, मैं कहता हूं कि इसमें नहीं जाएगा करंट। मान लिया इसमें कोई करंट नहीं है, नो एनी करंट, तो ये I1 गया और I1 इधर आ गया, ये I2 गया, I2 इसमें चला गया, इसमें जा ही नहीं रहा करंट। नेट फिर से आ गया, निकल आया नीचे। सर तो ये कैसे कहें कि अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस? ये प्रूफ होगा। किरचॉफ आपका सेकंड रूल फर्स्ट लूप में लगाइए। जो मेरे साथ चल रहा है वो प्लस में, उसमें करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस पी है प्लस। मैं इधर चल रहा हूँ, I2 इधर चल रहा है, वो माइनस में होगा, रेजिस्टेंस आर है, बराबर कितना? 0। इसमें कोई विद्युत वाहक बल लग ही नहीं रहा है। I1P माइनस I2 R बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, यही काम सेकंड लूप में करो। चलो, जो आपके साथ चल रहा है उसको प्लस में ले लो, तो I1 मेरे साथ चल रहा है, मैं भी इधर ही आ रहा हूँ। प्लस कौन मेरे साथ नहीं चल रहा है? ये वाला I2 इधर जा रहा है, मैं इधर आ रहा हूँ, इंटू एस बराबर कितना? अब इस वाले में देख लीजिए, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, सेल ही नहीं है। ठीक है, इसको उधर ले जाइए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। जरा फर्स्ट और सेकंड को देखिए, जरा फर्स्ट को ध्यान से। फर्स्ट को जरा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। I1P बराबर, उसको उधर ले जाओ, I2R। फर्स्ट यही है, ये एक नंबर। सेकंड को देखो, I1Q, उसको उधर ले जाओ, I2S। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, फर्स्ट को सेकंड से। क्या आया? P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये कब आया? जब इसमें कोई करंट नहीं है। यही वो कंडीशन है जब हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है, संतुलित है। जब इसमें कोई करंट न जाए तो कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलित है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और सिर्फ यही एक शर्त नहीं है, अगर देखो कि मैं P को, R को नीचे ले आऊं, Q को ऊपर लेकर चला जाऊं, तो यह अपनी जगह है। ये भी अगली शर्त है। जब P बाई क्यू था तो P और Q के बीच लगाया था आपने गैल्वेनोमीटर, तब इन पर पोटेंस सेम था। लेकिन सच कहें तो अगर P बाई R कर दीजिए, P बाई R, तब ये संलग्न भुजा ले लीजिए। ये वाला लिए थे तो बीच में करंट नहीं जा रहा था, ये वाला ले लोगे अगर P बाई R, तब इस C और D, इनमें कोई करंट नहीं जाएगा, इन पर पोटेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर P बाई क्यू बराबर आर बाई एस है तो इस पर पोटेंस सेम, लेकिन अगर P बाई आर बराबर क्यू बाई क्या है, एस है, तो इन पर पोटेंस सेम है, तब इनमें कोई करंट नहीं जाएगा। आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर को इस पर लगा दें और सेल को इस पर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थितियां सेम रहेंगी। और आपको एक बात बता दें, इन दोनों संलग्न भुजाओं का अगर अनुपात पता हो आपको, ये अनुपाती भुजाएं हैं, आर की वैल्यू पता हो, ये ज्ञात भुजा है,
और एस की वैल्यू तब आप आसानी से निकाल लेंगे। अज्ञात भुजा है, बहुत आसान है कि अगर 2 का रेशियो पता हो, 1 की वैल्यू पता हो, तो तीसरे का मान निकालना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो रिजल्ट है P बाई क्यू बराबर R बाई एस एग्जैक्ट कब मिलता है, जब चारों की कोटि समान हो। अगर ये 5 गुणे 10 घाते 2 तो ये भी 10 गुणे 10 घाते 2 हो, लेकिन 10 की घाते 2 ही है। अगर चारों लगभग सेम रेजिस्टेंस हो एकदम, तो फिर एकदम एग्जैक्ट P बाई क्यू बराबर R बाई एस हो। ये है बेटा वेट स्टोन से।